नीरजा माधव जी हिंदी की चर्चित एवं बहुआयामी लेखिका हैं। अब तक उनकी 53 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके साहित्य में उपन्यास, कहानी, कविता, ललित निबंध और वैचारिक ग्रंथ शामिल हैं। तिब्बती शरणार्थियों, थर्ड जेंडर, स्त्री विमर्श, राष्ट्र, संस्कृति और समकालीन सामाजिक प्रश्नों पर इनका लेखन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किन्नर विमर्श के संदर्भ में यह अपनी रचना यमदीप के लिए काफी चर्चित रही है। इसके अतिरिक्त इनकी देनपा तिब्बत की डायरी, भारत विभाजन का दंश, उत्तर गाथा चर्चित उपन्यास है। प्यार लौटना चाहेगा, बचा सकी धरती को, चैत चित मन महुआ, भारत का सांस्कृतिक स्वभाव इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हैं। मैं मैम से अनुरोध करती हूँ कि किन्नर विमर्श समेत सांस्कृतिक विमर्श पर भी वे अपने विचार और वक्तव्य यहाँ मंच पर प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। यहाँ मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी, हमारे समय के और हमारे समय के पार के भी बहुत बड़े लेखक आदरणीय महेश कटारे जी, और विद्वान चिंतक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार जी, यहाँ सभागार में उपस्थित इस विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, जिनके कारण मैं यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, प्रकाश जी, और जो हिंदी साहित्य से अनुराग रखते हैं हमारे छात्र छात्राएं, बहुत ही आत्मीय से मेरे चेहरे सब लग रहे हैं। जैसे लग रहा है कि नाम भले मैं न जानूं, लेकिन सब हृदय के बहुत पास हैं। तो आप सब छोटे भाई बहनों को बहुत स्नेह के साथ मैं संबोधित कर रही हूँ। दो विषय संध्या जी ने ऐसे मिलाए हैं कि मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि एक तरफ सांस्कृतिक विमर्श और दूसरी तरफ थर्ड जेंडर विमर्श। तो पहले शुरू हम संस्कृति से ही करते हैं, संक्षेप में संस्कृति पर भी समय भी कम है, और फिर उसके बाद थर्ड जेंडर पर मैं कुछ अपनी बातें रखूंगी। तो जो संस्कृति है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि भारत बोध की चर्चा बहुत हो रही है। भारत बोध करना है, भारत बोध पर किताबें आ रही हैं, भारत की ज्ञान परंपरा पर धड़ाधड़ लोग किताबें लिख रहे हैं। एकाएक जैसे लग रहा है कि पूरा दृश्य परिवर्तन हो गया है और भारत बोध की ओर सब लोग उमड़ पड़े। तो ये भारत बोध है क्या? तो बोध का सिंपल सा जो अर्थ होता है, जाने ना, तो क्या हम लोग भारत को भूल गए थे? ये प्रश्न यहाँ आकर उठता है कि क्या हम भारत को भूल गए थे या अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल गए थे? वो विरासत अक्षुण्ण है, बस उसे फिर से हमें याद कर लेने की आवश्यकता है। कई बार होता है कि हमारे यहाँ ही ये बताया जाता है, का चुप साधी रहा बलवाना। हम विश्व शक्ति बनने की ताकत रखते हैं और हमें अपना ही एहसास नहीं है कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति है। तो जब तक हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी सनातन संस्कृति को नहीं जानेंगे, तब तक हम विश्व देशों की दूसरी संस्कृतियों से अपनी तुलना करके हम कहाँ श्रेष्ठ हैं और हमें कहाँ पर अपने को बदल देने की आवश्यकता है, हम ये जान नहीं पाएंगे। इसलिए बोध आवश्यक है कि हमें कहाँ पर क्या चीज हमारी त्याज्य है, हमारी संस्कृति में अगर है ऐसी तो, और क्या बहुमूल्य है जिसको लेकर हम पाथेय के रूप में विश्व के सामने खड़े हो पाएंगे। तो उस संस्कृति की बातें हम कर रहे हैं जो संस्कृति हमें और पूरे विश्व समाज को एक अखंड दृष्टि देती है। वह सनातन संस्कृति जो मनुष्य से मनुष्य और मनुष्य से प्रकृति के रिश्ते को व्याख्यायित करती है। कभी भी हमारी ये जो सनातन संस्कृति है, तमाम संस्कृतियों को अपने में आत्मसात तो किया, लेकिन उनका समूल नाश करने का संकल्प या उद्देश्य सनातन संस्कृति का कभी नहीं रहा है। चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही हो, चाहे अतिथि देवो भव का, या आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में आप स्वयं को देखिए, या हमारे यहाँ जो वैदिक संस्कृति कहती है सर्वखल्विदं ब्रह्म, सब में वही एकमात्र सत्ता है जो प्रतिभासित हो रही है। वो चाहे छोटा है, चाहे बड़ा प्राणी है, चाहे वनस्पति है, चाहे हमारे यहाँ तो यह भी कहा गया है कि पत्थरों में भी, अभी विज्ञान भी उसको प्रमाणित कर रहा है
कि पत्थरों में भी एक वाइब्रेशन, एक जीवन है, एक चेतना का बहुत स्थूल स्तर है। तो ऐसी संस्कृति को जानना सचमुच रोचक है। हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे बच्चे, मैं खुद भी गांव को बिलोंग करती हूँ, जौनपुर में, तो गांव में हम लोगों ने बहुत कुछ महसूस किया है, जिसको जब आप विश्वविद्यालय स्तर पर आते हैं और उसका परख करते हैं तो लगता है कि अरे हमारी दादी और नानी के पास ऐसे नुस्खे या ऐसी उदार चेतना थी जिसको अभी हम चल रहे हैं क्लासरूम में पढ़ने के लिए। यानी आपने देखा होगा कि आपके घर की एक जो स्त्री होती है, चाहे वो बुजुर्ग है या बूढ़ी है, निरक्षर है या साक्षर है, एक मुट्ठी चावल का दाना लेकर वो जाती है चिड़ियों के लिए डाल आती है। यह क्या है? हम अपने साथ साथ हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं सबको हम संतृप्त करके फिर अपनी तृप्ति की बात करते हैं। यह सनातन संस्कृति है। हम मैन इज ए सोशल एनिमल, ये परिभाषा है, वेस्टर्न परिभाषा है, मैन इज ए सोशल एनिमल। लेकिन हम भारत के लोग, भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग एनिमल की परिभाषा से एक दूसरे से नहीं जोड़ते। हम एक दूसरे से जोड़ते हैं तमाम मांगलिक उपादान, तमाम भावनाएं जो हम लोगों को एक रागात्मक सूत्र में बांधती हैं। उस रागात्मक सूत्र को जानने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए एक भारतीय दृष्टि भी होनी आवश्यक है। हमको तभी पता चलेगा कि एक चुटकी जो चावल होता है किस तरह से किसी देवता के चरणों में चढ़ते ही उसका नाम बदल जाता है, अक्षत हो जाता है। वो कैसे, पता नहीं आप लोग इसका अनुभव रखते हैं या नहीं, रखते जरूर होंगे। एक लोटा अगर जल हम लेकर सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो उस लोटे के जल का नाम बदल जाता है, अर्घ्य हो जाता है। ये सनातन संस्कृति है। जहां आकाश को हम पिता मानते हैं, धरती को हम माँ मानते हैं, गाय को हम माँ मानते हैं, तुलसी को माँ मानते हैं, बिल्ली भी कभी कभी मौसी हो जाती है, किसी किसी सीजन में कौवे भी मामा हो जाते हैं, चंदा मामा है ही है हम लोगों के, बचपन से चंदा मामा की लोरियां हम लोग सुनते हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड के साथ एक जो हमारा नाता है, एक जो कॉस्मिक रिलेशन है हमारा, हम उसकी बातें करते हैं। काशी में वाटर फिल्म बनाने आए लोग बना नहीं पाए गंगा पर, क्योंकि गंगा की मर्यादा को, सांस्कृतिक मर्यादा को, सांस्कृतिक जीवन धारा को जब तक हम समझेंगे नहीं, उसकी प्रतिष्ठा को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए गंगा का जल केवल पानी रहेगा, वाटर रहेगा। आप गंगा के महात्म्य को विश्व के सामने नहीं रख पाएंगे। क्यों हम केवल माँ गंगा कहते हैं? क्यों हमारे लिए सारी नदियां, पूरे देश की शिप्रा, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, सिंधु, सारी नदियों का आह्वान हम सुबह के समय अगर नित्य प्रति पूजा करते हैं तो हम नदियों का आह्वान क्यों करते हैं? इस बहाने हम पूरे अपनी सांस्कृतिक चेतना का आह्वान करते हैं, पूरे भूखंड को हम स्मरण करते हैं और उसके प्रति नतमस्तक होते हैं। कोई कह सकता है कि आज बड़ा पेचीदा सा सवाल है, राष्ट्रवाद का सवाल। राष्ट्रवाद को कहीं कुछ संकुचित घेरे में खड़ा कर दिया गया था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे ही आप जन्म लेते हैं वैसे ही आपको लगता है हिमालय मेरा है, गंगा मेरी है, ये समुद्र मेरे हैं, ये देश मेरा है? तो ये जो मेरा है, मेरा है, मेरा है, यही तो रागात्मक भावना है आपकी। आप इंग्लैंड के बारे में क्यों नहीं सोच लेते, यूएस के बारे में क्यों नहीं सोच लेते कि मेरा है या टेम्स नदी मेरी है? नहीं। यानी यहाँ पर जन्म लेने के साथ आपके भीतर एक जो रागात्मक भाव पैदा होता है इस देश के प्रति, वही तो है राष्ट्रवाद, वही तो है राष्ट्रप्रेम। वो अलग से कहां सांप्रदायिकता की गंध उसमें ढूंढने की कोशिश हम लोग करने लगे। अगर करते हैं तो ये हमारी संकुचित मानसिकता है, और अपनी उस संकुचित मानसिकता को त्याग करके ही हम पूरे विश्व के सम्मुख अपनी जो उदात्त संस्कृति का पाथेय है वो लेकर पहुंच सकेंगे, और विश्व कल्याण की कामना जो हम लोग कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तब जाके हम विश्व के कल्याण की बातें कर पाएंगे। तो ये भारतीय संस्कृति जिसमें सत्य का साक्षात्कार बहुत ही महत्व का हो जाता है, जिसमें अहिंसा है, जिसमें सर्वभूतात्म भाव है, जिसमें स्वेच्छा से कर्मफल का स्वीकार है, ये चारों आधार है हमारी भारतीय संस्कृति के, जिसमें सत्य का साक्षात्कार सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम अपना आत्मावलोकन करें
कि हम कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो क्या सही है, सही दिशा में जा रहा है। हमारी ये जो नई पीढ़ी है, इसको हम कहेंगे कि आज अपने भीतर से सारे आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह सबको निकाल कर अपना जो निर्मल चित्त है, उस निर्मल चित्त से आप विचार करना कि हमें क्या करना है, हमारा देश क्या है, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, क्या सचमुच हमको भटकाया जा रहा है या हम जानबूझकर भटकना चाह रहे हैं, या हमारे पास एक वास्तविक कोई पूंजी है संस्कृति के रूप में जो हमें एक उच्चतर से उच्चतम मानव बनाती है। आपको ये विचार करना होगा। संस्कृति पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी थर्ड जेंडर जो बिल्कुल इससे इतर एक विषय है, उस पर भी मुझे अपनी बात रखनी है। तो केवल इतनी बात कहते हुए कि संस्कृति के लिए एक दृष्टि चाहिए, भारतीय दृष्टि चाहिए, तब भारतीय संस्कृति को हम समझ सकेंगे। कुछ लोग कहते हैं भारत की संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। आप सब लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, आप जानते होंगे कि जो समास होता है उसका अर्थ योग नहीं होता है। समास के दो सभी घटक अलग अलग होते हैं, उनका अर्थ होता है। समास का अर्थ योग नहीं होता। तो सामाजिक संस्कृति अगर हम कहेंगे अपनी सनातन संस्कृति को, तो हम यह व्याख्यायित नहीं कर सकते कि इसमें इतने प्रतिशत हिंदू संस्कृति है, इतने प्रतिशत इस्लाम है, इतने प्रतिशत क्रिश्चियनिटी है, इतना बौद्ध है, इतना जैन है। ऐसा नहीं है। हम एक समन्वित, एक सामंजस्य के साथ चलते हैं, एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ हमारी सनातन संस्कृति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो संस्कृति की बातें यही रोकते हुए संस्कृति पर बहुत व्यापक चर्चा हो सकती है, क्योंकि वो बहुत व्यापक है। हमारे यहाँ धर्म और संस्कृति को अलग कर ही नहीं सकते। कुछ लोग धर्म को भी बड़े संकुचित अर्थों में लेने लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। वहां पर तो वायु का भी धर्म है, अग्नि का भी धर्म है, जल का भी धर्म है, सूर्य का धर्म है, पिता का धर्म है, पत्नी का धर्म है। कितने प्रकार के धर्म है, धर्म की कितनी व्यापकता है। सदाचार धर्म है, परोपकार धर्म है, सद्गुण भी धर्म है, सत्संग भी धर्म है। तो अब हम धर्म की व्याख्या करने जाएंगे तो और विषय विस्तारित होता चला जाएगा। तो इसलिए संस्कृति को समझने के लिए उस तरह की एक दृष्टि, भारतीय दृष्टि होनी चाहिए। उसी भारतीय संस्कृति में बहुत पहले कौटिल्य ने कहा है एक जगह कि राजा को थर्ड जेंडर पर, मैं किन्नर नहीं कहती, हिजड़ा तृतीया प्रकृति, उभयलिंगी, थर्ड जेंडर। इंग्लिश में अगर आ जाइए तो थर्ड जेंडर में कहती हूँ, किन्नर में क्यों नहीं कहती हूँ, अभी आप लोगों से चर्चा उस पर मैं करूंगी। तो कौटिल्य ने कहा कि राजा को किसी हिजड़े के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और हमारे लोक में मान्यता है, लोक संस्कृति में, कि हिजड़ों का कभी शाप नहीं लेना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी प्राचीन संस्कृति में इस थर्ड जेंडर को एक सम्मान पूर्वक या उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वह पूरी करने की पूरी सुविधा थी। यानी समाज उनके जीवन यापन, भरण पोषण, खान पान की व्यवस्था करता था। इसके अलावा भी हम प्राचीन काल में भी जाएंगे तो उनकी उपयोगिता, सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर उनकी नियुक्ति, ये सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जमाने से इनकी स्थिति में बहुत ही गिरावट आई और हमारे समाज ने भी उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। हमें लगता है कि इसके पीछे एक और कारण रहा कि हम लोगों ने उनकी जो गोंडी हरकतें होती हैं, जो और एक लाउड मेकअप करके और अश्लील और गोंडी हरकतें करते हुए हमारे सामने आ जाते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी कुछ पैसे देकर उनको विदा कर देना चाहते हैं कि ये जल्दी हट जाए, क्योंकि हमको थोड़ा अपमानजनक लग रहा है या हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी हम लोगों ने शायद ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ये थर्ड जेंडर के लोग पैदा कहाँ होते हैं। ये जो बड़ी कम्युनिटी बन रही है, 2, 4, 6 लाख लोग या 10 लाख, 20 लाख, अभी काउंटिंग जरूरी है। ये आते कहाँ से हैं? तो आते हैं हमारे आपके घरों से, सामान्य परिवारों से।
किसी माता पिता के 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उसमें सारे बच्चे स्वस्थ निकल रहे हैं, एक कोई बच्चा इस तरह का अक्षम हो जाता है, प्रकृति का एक क्रूर मजाक उसका शिकार होता है वो बच्चा। लेकिन वो कारण कौन से है कि फिर वो भाग ही जाता है अपने उस घर से, अपने माता पिता का प्यार छोड़ के, अपने भाई बहनों का प्यार छोड़ के, और अभिशप्त तो उस दुनिया में जाने के लिए विवश होता है जहां वह अपना नाम भी बदल देता है, अपनी पहचान बदल देता है, और कोई उसके नजदीक ना आने पाए इसके लिए वह इस तरह की इतनी भोंडी हरकतें और थोड़ा कुछ पैसे उगाही हो जाए जिससे उसका दिन जीवन यापन खाना पीना चल सके, ये सारे कार्य करता है। ये हमें लगता है कि थोड़ा साहित्य ने भी दूरी बरती थी और समाज ने भी दूरी बरती, परिवार ने भी और राष्ट्र ने भी उनका संज्ञान नहीं लिया था, इसलिए वो और उपेक्षित और वंचित होते चले गए थे। आकाशवाणी में मैं जब नौकरी कर रही थी प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में, एक बार मेरे घर आए वो सब, तो मैंने बैठा के जब चाय पिलाने की कोशिश की, मुझे लगा कि इनके बारे में कुछ जानना चाहिए। तो चाय तो पी लिया उन लोगों ने बहुत आश्चर्य के साथ कि कोई सामान्य व्यक्ति या सामान्य महिला मुझे चाय पूछ रही है मेरे पूरे ग्रुप को, और हमारा स्वार्थ था कि हम उनके भीतर थोड़ा झांकें, क्या बात है, कैसे इन लोगों का सब जीवन यापन होता है। लेकिन वो लोग आपस में चाय पीने के बाद अपने सांकेतिक शब्द का प्रयोग करके और धीरे से उठे चले गए, मुझे समझ में भी नहीं आया कि क्यों चले गए। तो आकाशवाणी के माध्यम से मैंने विचार किया कि इन लोगों के इंटरव्यूज वगैरह लेके मैं प्रोग्राम बनाऊंगी इन लोगों के ऊपर आकाशवाणी के लिए। और उस समय जब मैं अपनी पूरी टीम के साथ उनकी बस्तियों में ढूंढते हुए गई, तो तमाम जो रहस्य थे, तमाम जो राज थे, वो खुले। उन लोगों ने बहुत कुछ बताया, उनकी गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु की आज्ञा के बिना वो लोग किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, उनकी अपनी कोड लैंग्वेज, कोड वर्ड्स हैं। उन लोगों ने अपना, जैसे छोटा बच्चा पैदा होगा तो टेप का उसका नाम कर दिया, लड़की है तो टेप की, ऐसे ही नोटों का नाम उन लोगों ने, बड़मा 10 रुपए का नोट बड़मा है, ये कनबासी फोन के लिए, उन लोगों ने अपने शब्द गढ़े, उन शब्दों से मेरा परिचय हुआ। लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो व्याकरण शास्त्र उनका नहीं है, वो एक एक कम्युनिटी में अपने अपने कोड लैंग्वेज बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहां से बहुत सारे तथ्य जब मैं निकाल के ले आ पाई किसी तरह से, तो मुझे लगा कि ये आकाशवाणी में प्रोग्राम बनाने का मतलब है कि आज मैं हूँ, कोई दूसरा अधिकारी आएगा, उसे लगेगा कि ये फालतू चीज है, इसको डिलीट कर दो, तो वो पूरा प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा, सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। और फिर लगा कि नहीं, मुझे कुछ लिखना चाहिए इनके जीवन पर, क्योंकि मैं बहुत उद्वेलित थी उनके जीवन का सब कुछ जानने के बाद। क्योंकि उनके गुरुजी से जब जाके मैं मिली थी और उनसे केवल एक कुरेदा था उनके इमोशन को कि गुरुजी आपको क्या अपने माता पिता की याद नहीं आती है? तो फपक कर रोए थे उनके गुरु, और रोते हुए बोले थे क्यों नहीं आएगी बेटी, माता पिता की याद आती है, भाई बहनों की याद आती है, रो लेते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उस परिवार में हम लोग जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए कि मेरे दूसरे भाई बहनों का विवाह नहीं हो पाएगा, समाज में सब लोग हंसेंगे कि इनके घर में हिंजड़ा पैदा हुआ है या हिंजड़ी पैदा हुई है। फिर उन लोगों से जो सारी बातें पता चली, तो मुझे लगा कि कितना भ्रम पाले हुए हैं हम लोग तथाकथित सभ्य समाज के लोग उनके बारे में। वो अंदर से जैसे नारियल होता है, बाहर से रूखा सूखा जटाजूट, और जब तोड़िए तो उसके भीतर एक बहुत ही मीठी सी तरलता। तो जब उनके भीतर प्रवेश करने का प्रयास मैंने किया, तो पता चला कि वहां तो ऐसी तरलता डोल रही है कि जो ये बताते हैं कि हम एक चींटी इसलिए नहीं मारते कि ईश्वर ने पता नहीं किस कर्म का फल हमको दिया है कि हम आज इस तरह से पैदा हुए हैं, और कल हमारा जन्म और खराब हो सकता है। तो यमदीप उपन्यास, ये सारी रिसर्च करने के बाद यमदीप के रूप में एक उपन्यास सन 2002 में प्रकाशित हुआ सामयिक से। मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं कि शायद पहला उपन्यास है। उस उपन्यास की बातें यहीं छोड़ देती हूँ, उसके बाद विमर्श की बात पर आ जाती हूँ कि विमर्शों पर बात करनी है। अवधारणा पर तो प्रोफेसर राजकुमार जी का अपना
कमांड है वो बोलेंगे। मेरा मानना ये है, विमर्श कोई भी हो, समाज में कोई समस्या जब उत्पन्न होती है तो उसको दूर करने के लिए साहित्य भी अपनी लेखनी के माध्यम से कमर कस के तैयार हो जाता है कि हम लोग भी इस समस्या को दूर करेंगे। और फिर एक विमर्श चलता है, और जब वो समस्या दूर हो जाती है राष्ट्र से, समाज से, तो विमर्श का जीवन काल भी पूरा हो जाता है, यानी हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। अब कुछ एक विमर्श होते हैं वो खींचते चले जाते हैं, लेकिन ये ऐसे जो थर्ड जेंडर विमर्श है वो इसी तरह का है कि अब थोड़ा चेंज उन लोगों के लाइफ स्टाइल में आ चुका है। संज्ञान लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस उपन्यास के आने के 14 वर्षों बाद, और उन लोगों को सारे अधिकार दिए गए, मानवाधिकार दिए गए, जो यमदीप में मैंने डिमांड की थी कि इनको आरक्षण दिया जाए, नौकरियों में, शिक्षा में इनको प्रवेश दिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिक्षा से ये पूरी तरह से गायब है, वो शिक्षित भी नहीं होते हैं, और शिक्षा जगत भी उनके बारे में, हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनके मन से जो भय है उस भय को दूर नहीं कर पाता, क्योंकि पाठ्यक्रमों में इनके बारे में, इनकी फिजियोलॉजी के बारे में बताया ही नहीं जाता है कि क्यों ये पैदा होते हैं। हमारे आपकी तरह से परिवारों में आपके छोटे भाई बहन हो सकते थे, हमारे हो सकते थे, और उनको भागकर उस अभिशप्त कम्युनिटी में जाना पड़ा। तो यदि शिक्षा ने यह भय जो ट्रांसफोबिया है इसको अगर दूर किया होता तो शायद आज उनकी स्थिति भी सामान्य लोगों की तरह रही होती। लेकिन जब मैं लिख रही थी तो उस समय मैंने पता किया, तो इलेक्शन कमीशन से भी, चुनाव में भी मैंने पता किया, तो पता चला स्त्री और पुरुष 2 ही कॉलम बनते थे तब तक, ये थर्ड जेंडर वाला कोई कॉलम नहीं था। ऐसे ही उनके तमाम अधिकार, जैसे नौकरियों में उनको अगर आरक्षण दे दिया जाए तो एक संतानोत्पत्ति की क्षमता उनके भीतर नहीं होती है, प्रकृति के क्रूर मजाक और हार्मोनल डिसबैलेंस, इम्बैलेंस के कारण। उसके अलावा शारीरिक रूप से वो सक्षम होते हैं, ताकतवर होते हैं, ईमानदार होते हैं, धन संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि संतान नहीं है, परिवार नहीं है। तो ये सारे डिमांड सुप्रीम कोर्ट ने माने, और 2014 में, अप्रैल 2014 में उन लोगों को सारे अधिकार मिल गए। ये एक सुखद संकेत है। और सबसे पहला, अभी जो संस्कृति और धर्म की बातें मैं कर रही थी, सबसे पहले स्वीकृति अगर दी है किसी धर्म ने तो महामंडलेश्वर बनाकर कुंभ में सनातन संस्कृति ने, हमारी संस्कृति ने उन लोगों को महिमामंडित किया, महामंडलेश्वर बनाया, उनका अखाड़ा बन गया है। उन लोगों ने आकर वहां पिशाच मोचन काशी में अपने पूर्वजों का तर्पण किया। अब वो सारे क्रियाकलापों में भाग लेने लगे हैं, एक जगह प्रिंसिपल कोई बनी है, कोई जज बनी है। तो अब धीरे धीरे उनका वो जो विमर्श चला था थर्ड जेंडर का, तो वो हम अपने लक्ष्य को पाता हुआ देख रहे हैं कि उनके भीतर एक जागृति की कसमसाहट आ चुकी है और वो अपना स्थान अब ग्रहण कर लेंगे। लेकिन इन्हीं विमर्शों में थोड़ा दुखद ये रहा, दुखद क्या कहेंगे, कभी कभी कोई शब्द रूढ़ हो जाता है। आप लोग तो हिंदी के विद्यार्थी ही नहीं, विद्वान भी हो भविष्य के, कोई शब्द रूढ़ हो जाता है तो लोगों ने उसको किन्नर विमर्श कर दिया। अब हम लोगों ने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। तो क्या वो कविता इनके लिए लिखी गई थी? नहीं। किन्नर शब्दकोश में जब आप खोजेंगे तो वहां पर भी किन्नर का अर्थ है देव योनि के एक सभ्य और सुसंस्कृत मानव समूह। आप शब्द सागर, नागरिक विचारणी सभा से प्रकाशित शब्द सागर, उसमें भी आप देखेंगे तो आपको यही अर्थ मिलेगा किन्नर का। और किन्नर देव योनि के लोगों को कहा जाता है, हिमाचल की एक जाति है किन्नर। तो किन्नर शब्द इनके लिए तो फिलहाल नहीं प्रयोग हो सकता। वहीं पर हिजड़ा शब्द जब आप तलाश करेंगे शब्दकोश में तो वहां पर उसका अर्थ दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के भीतर स्त्री पुरुष दोनों के गुण हो, उभयलिंगी हो, उसको हिजड़ा कहते हैं। उसी से मिलता जुलता एक शब्द मैंने और बगल में देखा, हिजरत। हिजरत का अर्थ होता है कि संकट के समय अपनी मातृभूमि से जिसका वियोग होता हो। ऐसे ही हिज्र उसी से मिलता जुलता शब्द, हिजड़ा से मिलता जुलता हिज्र। हिज्र का अर्थ होता है जुदाई या वियोग। यानी कहीं ना कहीं हिजड़ा शब्द जो है वो अपने शब्द के अनुरूप है कि उनको अपनी मातृभूमि भी छोड़ना पड़ता है
और वो एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए अपने परिवार से उनका वियोग भी होता है, भागते हैं। और किन्नर शब्द उनके लिए हम व्यवहारिक नहीं कर सकते, उनके लिए उभयलिंगी हम कह सकते हैं, थर्ड जेंडर कह सकते हैं। अंग्रेजी के शब्दों को हम लोगों ने लेना शुरू किया हिंदी में, और जो शब्द जैसे हैं वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि किन्नर विमर्श किन्नर शब्द के लिए है। ऐसे ही कुछ लोगों ने शिखंडी का प्रयोग किया। शिखंडी एक नाम है, जैसे यमदीप में मैंने नाजवी भी रखा, नंदरानी रखा, या छैलू है, उसी तरह से शिखंडी जो थर्ड जेंडर का रहता है, भीष्म को मारने के लिए अम्बा दृढ़ प्रतिज्ञ होती है, अम्बा का अपहरण करके ले आते हैं भीष्म अपने राजकुमार के लिए, सौतेले भाई के लिए, और अम्बा कहती है कि मैं शाल्व से, राजकुमार शाल्व से प्रेम करती हूँ, तो भीष्म उसको वहां वापस भेज देते हैं। तो शाल्व कहता है कि नहीं, तुम अपहृत कन्या हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। फिर वो वापस आती है, भीष्म से कहती है अब आप मुझसे विवाह करिए, क्योंकि मेरा तो राजकुमार मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। तो भीष्म ने कहा भाई मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा ले रखी है, तो मैं नहीं कर सकता। अम्बा कुपित होती है। एक स्त्री का जो कहेंगे कि क्रोध या आत्मसम्मान पर जो चोट लगती है, वह किस तरह से महाभारत को जन्म दे सकती है और महाभारत की कहानी को घुमा सकती है, भीष्म जैसे अपराजय योद्धा को धराशायी कर सकती है। वह अम्बा तपस्या करके द्रुपद की पुत्री शिखंडी, पुत्री से पुत्र के रूप में वो कैसे होती है, वो एक लंबी कथा है। तो शिखंडी वहां पर एक नाम है, ना कि एक समूह है, जाति है। ऐसे ही अर्जुन बृहन्नला बनता है, तो बृहन्नला का एक शाब्दिक अर्थ अलग है, वह थर्ड जेंडर के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। खैर, नाम में क्या रखा है, कुछ भी कहा जाए, लेकिन उनकी स्थिति सुधरनी चाहिए, ये होता है। अब थोड़ी सी बातें अगर आप लोग अनुमति दें, तो उन लोगों की जो फिजियोलॉजी होती है, जिसके कारण हम लोगों के समाज में ये भ्रम है कि कुछ लोग लिंग परिवर्तन करा के सही हो जाते हैं। तो हमने डॉक्टरों से भी इंटरव्यू किया, हमारी बहुत सारी मित्र हैं BHU हॉस्पिटल वगैरह में, तो लिखने से पहले मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो कि पता चल जाए कि ये थर्ड जेंडर के हैं। तो उन्होंने कहा कभी कभी तो पैदा होते ही पता चल जाता है कि उनका जो ऑर्गन है वो अनडेवलप्ड है या नहीं है या डिस्टर्ब है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये बच्चा थर्ड जेंडर का है। लेकिन कई बार वो एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा होते हैं, और जब 13-14 वर्ष के होते हैं और उनके भीतर 13-14 वर्ष में हम सामान्य बच्चों के भीतर भी बहुत सारे परिवर्तन, हार्मोनल चेंजेज आते हैं, जिसके कारण लड़कों की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, लड़कों को दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लड़कियों की आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी चाल में लचक आ जाती है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। तो 13-14 वर्ष के बाद ये हार्मोनल चेंजेस के कारण लड़के और लड़की में चेंजेस दिखाई देते हैं। लेकिन जो थर्ड जेंडर का बच्चा होता है, आगे अब हम क्या करें अब बस 5 मिनट में समाप्त कर देते हैं। तो जो थर्ड जेंडर का बच्चा होता है, उसके भीतर क्या होता है, उभयलिंगी क्यों कहा जाता है, उसके भीतर जो ऑर्गन होगा, यूट्रस भी और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो भी, दोनों रहेगा उभयलिंगी, और बाहर से वो कोई एक सामान्य लड़का दिख रहा होगा। बाद में जब 13-14 वर्ष का होगा तो उसमें दोनों ही ट्रेट्स डेवलप होने पर लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं, और जो स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं उनमें बाहर से ऑर्गन कुछ और होगा, भीतर दूसरा ऑर्गन होगा, यानी बाहर अगर लड़का है तो अंदर से वो लड़की हो सकता है। तो उसी में कई बार हम लोगों ने कहानियां पढ़ी हैं, फिल्में भी बनी हैं कि पुरुष देह के भीतर स्त्री मन, यानी भीतर स्त्री का ऑर्गन है, बाहर से वो पुरुष है, तो उसके भीतर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो स्त्री की तरह होने लगते हैं। वो गुड़िया खेलेगा, वो लड़कियों के साथ रहना पसंद करेगा, उसको सहेलियां अच्छी लगेंगी, तो लोगों को लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो लड़का है और लड़की की तरह एक्ट क्यों कर रहा है। तो उसके भीतर वो जो है ऑर्गन वो दूसरा होता है। तो वहीं पर कभी कभी संभावना रहती है कि लिंग परिवर्तन कराया जा सकता है, डॉक्टर यदि सलाह देते हैं तो, और वह लड़का यदि चाहता है तो, कि उसको अमुक चीज बना दिया जाए, लड़की बना दिया जाए, लड़का बना दिया जाए। तो ये सारी जो फिजियोलॉजी है, वो फिजियोलॉजी होती क्यों है, ये प्रकृति का एक कोई असंतुलन है, क्रोमोसोम का असंतुलन है माता पिता में, जिसके कारण एक कोई बच्चा इस तरह से अभिशप्त होता है।
वह बच्चा हमारे परिवार का भी हो सकता है, वह बच्चा आपके परिवार में भी जन्म ले सकता है। इसलिए ये जो थर्ड जेंडर विमर्श है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह ज्यादा राष्ट्रव्यापी है, क्योंकि किसी को नहीं पता है वो जाति वर्ण से बिल्कुल अलग है वो बच्चा। और सामाजिक स्वीकार्यता और पारिवारिक स्वीकार्यता न मिल पाने के कारण जब उसके अंदर ये सारे ट्रेड्स बड़े होने पर बढ़ने लगते हैं और अपने दोस्तों की मजाक का पात्र बनता है, तो चुपके से किसी रात के अंधेरे में वो भाग जाता है अपनी उस कम्युनिटी में। ये भ्रम जो फैलाया जाता है कि थर्ड जेंडर के लोग उन लोगों को पकड़ के जबरदस्ती किसी को हिजड़ा बनाते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि उनके गुरु से जब मैंने बात पूछी थी कि क्या ऐसा होता है कि आप हिजड़ा भी बना देते हैं ऑपरेशन करके, तो उन्होंने दिखा के कहा, ये मेरी कोठरी देख रही हो बिटिया, बिटिया उन्होंने कहा, बिटिया ये कोठरी मेरी देख रही हो, कच्ची सी कोठरी खपरेल वाली उस समय, और मुर्गे मुर्गियों को आटा खिला रहे थे। बोले यहाँ पर कौन सा हम थिएटर बनाए हैं, ऑपरेशन थिएटर को, यहाँ कौन सा थिएटर बनाए हैं कि हम किसी को बेहोश कर लेंगे, ऑपरेशन कर लेंगे। हम कौन पढ़ाई किए हुए हैं डॉक्टरी की कि हम ऑपरेशन कर लेंगे। एक तो छोटा सा ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं, हम कौन सा एनेस्थीसिया देंगे। और हमारे पास ऐसा कौन सा ग्लैमर है जिस ग्लैमर के लिए लड़के आएंगे हमारे यहाँ थर्ड जेंडर बनने के लिए। बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न उनके गुरु ने मेरे सामने छोड़ा था कि हम समाज के लोग कितने कठोर और कट्टर होते जा रहे हैं दिनों दिन। हमें अपनी सभ्यता की जो परिभाषा है या सभ्यता का जो सर्टिफिकेट है एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। हम लोग सभ्य कहलाने लायक हैं क्या? हम कोई बहुत दुखी व्यक्ति है उसको और दुखी करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो हमें लगता है कि इस थर्ड जेंडर के प्रति हमें सहानुभूति की आवश्यकता है। शिक्षा में भी, पाठ्यक्रमों में भी उनके बारे में वास्तविकता परोसने की आवश्यकता है, ताकि जो ट्रांसफोबिया या जो हम सब लोगों के मन में भीतर भय बैठा है उनसे दूरी बरतने का है, इनके साथ हम बैठ नहीं सकते, इनके साथ हम रह नहीं सकते, वो चीज दूर हो सके। आपको लग रहा होगा कि नीरजा माधव बात तो कर रही हैं, उपदेश दे रही हैं, अपने साथ रखती हैं क्या? तो अयोध्या की एक थर्ड जेंडर की महिला मुझसे मिलने आई। मैंने उसे अपने घर में 3 दिन तक रोक के अपने साथ, बिल्कुल जैसे हम लोग अपने साथ खाना खाते हैं टेबल पर, सब लोगों ने खाना खाया, सब कुछ किया, वो गई अपने यहाँ बहुत खुश होके कि दीदी पहली बार लगा कि हमको समाज ने स्वीकार किया। तो हमें लगता है कि स्वीकार करने की आवश्यकता है थर्ड जेंडर को। और जैसे दूसरे विकलांग बच्चों को हम अपने घर में रखते हैं, उसी तरह से इन बच्चों को भी प्रकृति का जो क्रूर मजाक इनके साथ हुआ है उसको स्वीकार करते हुए हमको पारिवारिक और सामाजिक स्वीकार्यता देनी पड़ेगी। राष्ट्र ने तो स्वीकार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।